अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को इस एक्सरसाइज 17.4 सेट्स एंड फंक्शंस में मोस्ट वेलकम। एक्सरसाइज 17.4 का क्वेश्चन नंबर 1। आज इस एक्सरसाइज के 4 सवालात आपके सामने स्क्रीन पर इंशाल्लाह इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। जिसमें पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी आर एनी टू सबसेट्स ऑफ यू यूनिवर्सल सेट, देन ड्रॉ वेन डायग्राम्स इन जनरल ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डेल बी एंड ए माइनस बी। यानी आपने 4 तरह की जो डायग्राम है, वेन डायग्राम उन्हें ड्रॉ करना है 3 केसेस के लिए। तो इस हवाले से देखा जाए तो ये 3 पार्ट दिए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन 1 के स्टूडेंट्स 3 पार्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा। और हर पार्ट के लिए आपने 4 वेन डायग्राम बतानी है, ए यूनियन बी की, ए इंटरसेक्शन बी की, ए डेल बी की, ए माइनस बी की। तो इस तरह से इस क्वेश्चन 1 के टोटल पार्ट 4 या 12 हो जाते हैं, यानी 12 डायग्राम्स बतानी है। बहुत ही बुनियादी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आइए देखें स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कैसे से। क्वेश्चन नंबर, मैं स्क्रीन की तरफ जा रहा हूँ, आपके सामने ही आ गया हूँ। 17.4 का ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे भी लिख दिया था स्टूडेंट्स, आप यू कैन सी हियर, ये क्वेश्चन यहाँ पे भी आ गया है, तो आप यहाँ से देख लीजिए। ओके, आइए एक नज़र। यस, इफ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल। सबसेट्स किसे कहते हैं, स्टोरी से तमाम तलबा अच्छी तरह से वाकिफ है। एक छोटी सी मैं चाहूँगा कि मिसाल लेकर चलें हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, तो बड़ी आसानी रहेगी अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल के साथ बात करें। मिसाल के तौर पर हम फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पर एक यू दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। फर्ज कर लें यूनिवर्सल सेट जो है वो ये है 1 2 3 4। ये है नहीं सवाल का हिस्सा, लेकिन मैं समझाने के लिए और आप समझ जाएं उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल फिट करके चलना है। और इसमें फिर हम 2 सेट्स और बना लेते हैं, ए और बी। देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए और बी, एनी 2 सबसेट्स। ये कोई से 2 सबसेट्स हैं, आप 2 सबसेट्स ले लें। सबसेट किसे कहते हैं, जिसके एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में मौजूद हो, सबसेट कहलाता है। अच्छा, पहले पार्ट पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें स्टूडेंट, से पहला पार्ट, तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ए और बी जो सबसेट्स हैं वो डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट सेट उसने कहते हैं इनमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। मिसाल के तौर पर ये जो सेट ए है, मैं फर्ज कर लेता हूँ कि इसके एलिमेंट्स 1 और 2 हैं, ठीक है। जबकि जो बी सेट है इसके एलिमेंट फर्ज कर लें 2,3 3,4 है। क्या है, 3,4। एक बहुत ही आसान मिसाल से मैं चाहता बात को समझें। तो पहली बात ये कि क्या ए और बी यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं, तो आप बोलेंगे यस, ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ए के दोनों एलिमेंट यू में मौजूद है। क्या बी सबसेट, तो आप बोलेंगे यस, बी सबसेट है ए यूनिवर्सल सेट का, क्योंकि बी के एलिमेंट 3 और 4 भी यू में मौजूद है। फिर अगर मैं पूछूं क्या ए और बी डिसजॉइंट है, तो आप बोलेंगे यस, ए और बी डिसजॉइंट है, क्योंकि ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, ये 1 2 और वो 3 4 है। समझ गए बात को। आइए स्टूडेंट्स इस मिसाल को फिट करते हैं वेन डायग्राम में। पहला पार्ट क्या कह रहे हैं, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट है। अब इसकी वेन डायग्राम इन चारों के लिए बनानी है। पहले किसके लिए बनाएंगे स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी के लिए। तो आपने हेडिंग ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स लिखने के बाद आपने क्या करना है, लिखना है यहाँ पे नो कॉमन एलिमेंट इन सेट्स ए एंड बी, के ए और बी सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। अभी जो मिसाल फिट की है इसको ज़रा जहन में बार बार, बल्कि लिख लें, अपनी साथ कॉपी पेन रखें आप और ये मिसाल लिख लें, ताकि आपको बार बार ऊपर नीचे मुझे नहीं करना पड़े और आराम से आप देख लें एग्जाम्पल जब भी इसकी बात हो। तो देखें यहाँ पे नो कॉमन एलिमेंट इन सेट्स एंड बी, ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो जब आप इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे तो एक स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो यूनिवर्सल सेट जो यू है उसको हम हमेशा रेक्टेंगुलर वेन डायग्राम से शो करते हैं। यानी इसके लिए रेक्टेंगल बनाते हैं, जो आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर से, ये नहीं लिखिएगा, ये तो सिर्फ आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है और जवाब आपके सामने ही मौजूद है, रेक्टेंगल है। तो यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल से शो करेंगे। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है इसमें सारे एलिमेंट मौजूद होते हैं। पता है ना इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, आप जानते हैं कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, ऐसे ही है। ओके, सही। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे। ए यूनियन बी हमें चाहिए, तो जब आप ए और बी का यूनियन निकालेंगे तो सेट्स ए और बी जो है वो कौन है, इसके सबसेट्स हैं, बात आप जानते हैं। ए और बी कौन है, बोलिए। ए एंड बी आर द सबसेट्स। अच्छा, ये चीज डिस्टर्ब कर रही है, कोई बात नहीं। ए एंड बी आर द सबसेट्स। सबसेट्स को कैसे शो करते हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर याद रखिएगा 2 सर्किल बना लीजिए, तो सबसेट्स को हम सर्किल से शो करते हैं।
देखिए सेट ए का सर्किल है, इसके एलिमेंट क्या हमने फर्ज किए थे 1 2, ये आप नहीं कीजिएगा, इस तरह जो मैंने मिसाल फिट कर रहा हूँ समझाने के लिए। बी सेट के एलिमेंट क्या थे 3 और 4, समझे बात को, और ये यूनिवर्सल सेट है, इसके एलिमेंट टोटल कितने 4 थे, 1 2 3 4, चारों एलिमेंट आ गए। तो अगर फर्ज कर लें डिसजॉइंट सेट्स होंगे तो जब आपसे कहा जाए उनका यूनियन लें, तो वेन डायग्राम में याद रखिएगा डिसजॉइंट सेट है तो दोनों सेट्स के सर्किल ए और बी अलग अलग बनेंगे, पहली चीज। अब ए यूनियन बी चाहिए, तो यूनियन का मतलब होता है तमाम एलिमेंट्स को जमा कर लेना, तो ए और बी को जमा कर लें, ए और बी का यूनियन लें 1 2 3 4 का, तो यूनियन में क्या करते हैं सारे एलिमेंट एक साथ लिख देते हैं। ये नहीं लिखिएगा जो मैं लिख रहा हूँ, ये मिसाल को मैं फिट करना चाह रहा हूँ इस वेन डायग्राम पे, ताकि आप वेन डायग्राम को समझें। वेन डायग्राम तो बन गई, तो ए यूनियन बी का मतलब है कि ए और बी का आपने यूनियन ले लिया 1 2 3 4, ये आ गया यूनियन। और वैसे वेन डायग्राम में किसको शेड करेंगे, तो याद रखिएगा जब यूनियन लिया जाता है तो जिन सेट्स का यूनियन है उनको हम शेडिंग कर देते हैं, उन्हें शेड दे देते हैं। तो यहाँ पे ए और बी सर्किल के सेट्स को आपने शेड कर देना, समझ रहे बात को। इसका मतलब ये है कि यू यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर ए और बी सबसेट्स हैं, और दोनों सेट्स ए और बी को आपने अलग रखा है, इसका मतलब है कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, और दोनों को शेड कर दिया, इसका मतलब है कि ये यूनियन है ए और बी का, समझ रहे हैं बात को। शुरू में जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा सा दिमाग तो इस्तेमाल करना पड़ता है चीज़ों को समझने के लिए, बाद में यही चीज़ें बार बार यूज होती हैं तो जहन उनको तस्लीम करने लग जाता है। उसके बाद देखें ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में क्या करते हैं आप कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ ए और बी जो मिसाल ली थी ना उसका इंटरसेक्शन ले, तो जाहिर है और भी डिसजॉइंट सेट है तो उनमें तो कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, नल सेट आएगा इसका। क्या आएगा स्टूडेंट्स, नल सेट को किससे शो करते हैं, पाई की अलामत से। तो आइए देखिए, तो यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, इसके अंदर फिर सेट और बी लगाते हैं। सेट ए के एलिमेंट क्या है 1 और 2 लिए थे, सेट बी के एलिमेंट क्या लिए थे स्टूडेंट्स हमने, सेट्स बी के एलिमेंट लिए थे 3 और 4 जो मिसाल लिए, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट चारों आ गए 1 2 3 4। अब चूंकि इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट सेट है तो सर्किल अलग बनेंगे। अब कॉमन एलिमेंट कोई है ही नहीं, लिहाजा किसी भी सर्किल को शेड नहीं किया जाएगा, समझ रहे हैं बात को, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट निकला, तो यहाँ पे किसी किस्म की शेडिंग नहीं होगी। तो पता चला कि जब सेट्स का इंटरसेक्शन नल निकलता है तो उनको फिर कलर शेड नहीं किया जाता। तीसरी चीज आ गई स्टूडेंट ए डेल बी, ये सारे डिसजॉइंट सेट्स जो है उसके लिए हम डायग्राम बना रहे हैं। ए डेल बी का मतलब क्या होता है, डेल का मतलब है सिमेट्रिक डिफरेंस, याद रखिएगा ये जो डेल लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ते हैं। देखिए इसी एक वीडियो में इंशाल्लाह हम ये तमाम सवाल सॉल्व करेंगे। वीडियो की लेंथ जाहिर सी बात है लेंथी होगी, तो डोंट यू वरी, मैं कोशिश करूंगा कि इसका एक शॉर्ट भी डाल दूं बाद में, ताकि तेज़ी से सिर्फ सोल्यूशन देख लें तलबा। तो ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस, इसका मतलब ये होता है कि ए डेल बी का मतलब है कि सेट्स ए और बी के यूनियन में से ए और बी का इंटरसेक्शन माइनस करते हैं। इस सिमेट्रिक डिफरेंस का फार्मूला है ये, ए यूनियन बी में से किसको निकाल दें, ए इंटरसेक्शन बी को। अब आप गौर से देखें, ये है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा 1 2 3 4 जो ऊपर निकाला था आपने दोनों सेट्स का यूनियन, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है नल सेट, जो अभी अभी आपने देखा ऊपर। तो जब आप 1 2 3 4 का यूनियन लेंगे तो यूनियन का मतलब ये होता है कि दोनों सर्किल को आप कलर दे दें। मेरी बात समझ रहे हैं हम, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, दोनों सेट्स को आप कलर दे दें, कलर दे दिया, और ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है, यानी इसमें से नल सेट निकालना है। अब जाहिर सी बात है कि ए और बी नॉन कॉमन एलिमेंट्स रखते हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो इनमें से नल सेट निकालेंगे तो यही रह जाएगा। नहीं समझे बात को, इसकी मिसाल है एक टोकरी में 4 मैंगो हैं, अगर आप खाली हाथ निकालेंगे तो टोकरी के अंदर हाथ डाल के आपने एक भी मैंगो नहीं निकाला, खाली हाथ बाहर निकाल दिया, तो 4 ही मैंगो रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों को कलर किया जाएगा और किसी में से भी कलर जो है वो हटेगा नहीं, समझ रहे हैं बात को। तो ये ए डेल बी डिफरेंस इस तरह से मालूम किया जाएगा। ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब होता है सेट ए में से बी को माइनस कर दें। सेट ए के एलिमेंट क्या आते हैं याद करें स्टूडेंट्स 1 2, इसमें से माइनस कर दें सेट बी। ये हमने मिसाल लेके चल रहे थे, आपने नहीं लिखनी, हमें इसको समझना है डायग्राम। जब आप एक सेट में से दूसरा सेट निकालते हैं, अब ये डिसजॉइंट सेट है, तो पहले सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट निकाल दें, तो पहले सेट के एलिमेंट 1 2 है, इसमें दूसरे सेट का तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, लिहाजा पहले सेट में से दूसरे सेट का एलिमेंट निकालेंगे तो पहला सेट ही रह जाएगा 1 2, समझ रहे बात को। इसका मतलब ये है कि आपने फिर यूनिवर्सल सेट बनाना है, इसके अंदर फिर सबसेट्स ए और बी शो करने हैं सर्किल की सूरत में। अब शेडिंग करनी है, जब ए में से बी माइनस करते हैं तो दोबारा 1 2 सेट ही आ जाता है, इसका मतलब है कि सिर्फ सेट ए को सर्किल किया जाएगा, शेड किया जाएगा, बी जो है वो खाली रहेगा, इसको कोई शेडिंग नहीं की जाएगी, क्योंकि ए में से बी निकाल लें तो कौन सा सेट हासिल हो रहा है, दोबारा ए हासिल हो रहा है, इसलिए ए को शेड कर दिया जाएगा। मेरा ख्याल ये मिसाल बड़ी ज़बरदस्त है, इसके ज़रिए वेन डायग्राम समझने में हम सबको इंशाल्लाह सहूलत मिलेगी।
देखें अब ये हो गया, पहला पार्ट क्या था, डिसजॉइंट सेट्स थे, ए और बी सबसेट तो थे लेकिन डिसजॉइंट थे। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, अगर यही दोनों सेट्स ओवरलैपिंग हो तो उस सूरत में फिर वही चारों डायग्राम कैसे बनेंगी जो अभी ऊपर डिस्कस किए। आइए, ए ओवरलैपिंग किसे कहते हैं पहले तो उसको समझिए। सेकंड पार्ट, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग सेट उसे कहते हैं ऐसे दो सेट्स के जिनमें तमाम एलिमेंट कॉमन नहीं हो, कुछ कॉमन हो, कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो और बाकी जो है कोई किसी का सबसेट नहीं होना चाहिए, ना ए बी का सबसेट हो ना बी ए का सबसेट हो, ये ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल, इसमें अब एग्जांपल चेंज हो जाएगी, जो हमने एग्जांपल ली थी ना यूनिवर्सल सेट तो वही ले लें आप 1 2 3 4। अब ओवरलैपिंग सेट्स बना रहे हैं तो ए और बी दोबारा सबसेट्स बना लीजिए, लेकिन ऐसे सेट्स लीजिए कि जो डिसजॉइंट नहीं होने चाहिए, कुछ कॉमन भी होना चाहिए उनमें। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे सेट ए ले लिया 1 और 2 और सेट बी ले लिया 2 और 3 ले लिया, 1 2 और 3 4, 2 एंड 3, ये आपके सामने जो है दो। अब देखिए जो सेट ए और बी है क्या सबसेट है यूनिवर्सल के, तो आप बोलेंगे यस, यूनिवर्सल से ए और बी के एलिमेंट यू में मौजूद है तो ए और बी सबसेट है, पहली शर्त हो गई। फिर दूसरी बात क्या, ए और बी डिसजॉइंट है यानी कॉम, तो आप बोलेंगे नहीं, इसमें 2 जो है वो कॉमन नजर आ रहा होगा आपको, जो इसमें भी और इसमें भी, और ए और बी दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है, 1 2 के एलिमेंट 2 3 बी में नहीं है, बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, लिहाजा ये दोनों ओवरलैपिंग सेट है। जब ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं तो उनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना जरूरी होता है, समझ रहे हैं बात को। आइए अब इसकी पहली डायग्राम बनाते हैं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की डायग्राम कैसे बनेगी, आपने फिर यूनिवर्सल सेट को सर्किल की, रेक्टेंगल की सूरत में बनाना है। पहली चीज, सेट ए और बी के सर्किल ड्रॉ होंगे। दूसरी चीज, लेकिन इस दफा चूंकि ये ओवरलैपिंग यानी एक दूसरे पर कुछ एलिमेंट कॉमन भी है इसमें, तो इस तरह से आपने ए और बी सर्किल को ओवरलैप करना है, ऐसा नजर आ रहा है। और आपको बीच में जो पार्ट नजर आ रहा है ओवरलैपिंग पार्ट, इसमें क्या आएगा, कौन सा एलिमेंट आएगा, 2 आएगा, जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, देखें और से, ये 2 नजर आ रहा है आपको, ये 2 इज द कॉमन एलिमेंट इन बोथ, वो इस ओवरलैपिंग पार्ट में आ जाएगा। बाकी सेट ए में एक एलिमेंट बचा वो इधर चला जाएगा, सेट बी में एक एलिमेंट 3 बचा वो बी वाले हिस्से में चला जाएगा। गौर से देखें, ए वाले हिस्से में 2 एलिमेंट है 1 और 2, एक ओवरलैपिंग वाला है, और बी में भी 2 ही एलिमेंट है बी के सर्किल में 2 और 3, जिसमें 2 एक ओवरलैपिंग वाला है जो कॉमन था दोनों में ए और बी में। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है अभी बताया आपने। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका यूनियन लें, तो आप जब यूनियन लेंगे इन्हीं सेट्स का, तवज्जो रहे, तो ए यूनियन बी में 1 2 2 3 का यूनियन लें, तो जब यूनियन लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट लाइन से लिख देते हैं, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करते, तो 2 2 दफा लेकिन एक ही दफा लिखा जाएगा 1 2 3, तो ये ए यूनियन बी सेट आ गया। तो यहाँ पर 1 2 3 ए यूनियन बी सेट आपके सामने सर्किल्स की सूरत में इस तरह बनाया जाएगा, और दोनों कंप्लीटली इसको शेड कर देंगे 1 2 3, यानी 1 वाला हिस्सा ये भी शेड होगा, 3 वाला हिस्सा ये भी शेड होगा, बीच वाला हिस्सा 2 ये भी शेड हो जाएगा। तो ए यूनियन बी में क्या करते हैं, जो भी यूनियन होता है उसको कलर शेड कर देते हैं। बस ये इसकी वेन डायग्राम आ गई ओवरलैपिंग सेट्स की। तो ए और बी ओवरलैपिंग होंगे तो सूरत में उनका यूनियन ऐसे होगा, और डिसजॉइंट थे तो अलग अलग थे, समझ रहे बात को। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, देखें अब दिलचस्प बात आ गई, ए इंटरसेक्शन बी। अभी जो मिसाल ऊपर लिखी, कॉपी पेन लेकर आप बैठ गए होंगे, आपने वो एग्जाम्पल नोट कर ली होगी ग्रीन पेन से जो लिखी थी अभी हमने। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाले, ए सेट क्या लिया था हमने 1 2, इंटरसेक्शन बी क्या लिया है 2 3, यही लिया है ना। अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, बोले इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट लिख दो। कॉमन एलिमेंट कौन है 2, तो आपने दोबारा यूनिवर्सल सेट बनाना है, फिर सेट ए बनाना है, फिर सेट बी ओवरलैप करता हुआ बनाना है, ओवरलैपिंग इसी तरह करना है। अब ये जो बीच वाला पार्ट आप लोग को नजर आ रहा है ये कॉमन है, इसमें कौन सा एलिमेंट है 2 है, ए वाले से इसमें 1 बचा और यहाँ पे क्या बचा 3 बचा, ठीक है। अब ये जो ओवरलैपिंग पार्ट है 2, अब आपने देखा जब ए और बी का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो कौन सा सेट आ रहा है 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि जो ओवरलैपिंग पार्ट जिसमें एक ही एलिमेंट मौजूद है, सिर्फ उस हिस्से को आपने शेडिंग करनी है, बाकी पार्ट कोई भी शेड नहीं किया जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में दोनों सेट्स का जो ओवरलैपिंग हिस्सा होता है सिर्फ उसको शेड किया जाता है सब लफ्जों में। सिमेट्रिक डिफरेंस लें, सिमेट्रिक डिफरेंस देखें कैसे होगा, ए डेल बी, इसका मतलब है कि ए यूनियन बी में से माइनस कर दें किसको, ए इंटरसेक्शन बी को, यही मतलब बताया था ना। तो ए यूनियन बी में कलर क्या था 1 2 3 हासिल हुआ था, अभी जो मिसाल ऊपर लेके चले हम, और ए इंटरसेक्शन बी में 2 आया। अब 1 2 3 में से 2 को माइनस करने जरा क्या आएगा, यानी पहले सेट में से 2 को काट दें तो क्या बचेगा, पहले सेट में 1 और 3 बचेगा। क्या बचेगा स्टूडेंट, 1 और 3। ये बीच में कॉमन पार्ट नजर आ रहा है, इसमें 2 है, इस हिस्से में 1 है और इस हिस्से में क्या है 3, ऐसा ही है ना। अब देखें यहाँ पर क्या होगा, जो सेट बचा है डेल बी वो 1 और 3 है,
गौर से देखें इस डायग्राम में वो कौन सा हिस्सा है ए और बी का जिसमें 1 और 3 एलिमेंट है। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे जो 2 एलिमेंट है वो तो है ओवरलैपिंग पार्ट। ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ए का ये शेड हो जाएगा और बी का 3 वाला हिस्सा ये शेड हो जाएगा, यानी 1-3 पार्ट जो है वो शेड हो जाएगा। और जो ओवरलैपिंग पार्ट है तो वो तो माइनस हो चुका है, लिहाजा उसको शेडिंग नहीं की जाएगी। तो सिमेट्रिक डिफरेंस इस तरह से होगा। समझ रहे हैं बात को? ए माइनस बी निकालें, ए में से बी निकालने का मतलब क्या होगा? देखें वैसे यही ओवर यूनिवर्सल सेट बनाया, उसके अंदर फिर ओवरलैपिंग सेट ए और बी बनाए, लेकिन असल मसला शेडिंग का था कि किसको शेड करेंगे। तो सेट ए क्या लिया था आपने मिसाल में 1-2 माइनस, और बी सेट क्या लिया है 2-3। जब आप 1-2 में से 2-3 निकालेंगे स्टूडेंट्स तो पहले सेट में से 2 काट दीजिए दूसरे सेट का एलिमेंट, तो पहले सेट में क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो ए माइनस भी 1 के बराबर है। यहाँ पे देखें सेट ए में जो मिसाल ली थी ओवरलैपिंग पार्ट में 2 आएगा, यहाँ 1 और ये थी, ये तो उसी तरह रहेंगे एलिमेंट्स की मिसाल तो वैसे ही है 1, 2 एंड 3। अब क्या करना है? ए में से बी निकालना है। तो ए में से बी निकाला तो 1 आया। तो अब देखिए ये जो सर्किल ए है सेट ए का, इसका कौन सा हिस्सा 1 पर मुश्तमिल है? जो 1 पर मुश्तमिल है उसको शेड कर देंगे, और जो हिस्सा 2 और 3 एलिमेंट रखता है उसको शेड नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ए में से बी को माइनस कर दिया। समझ रहे हैं बात को? तीसरा पार्ट देखिए, ए इज सबसेट। तीसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं स्टूडेंट? ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट हो, अब ये तीसरा हिस्सा इसकी फिर एग्जांपल चेंज हो जाएगी। पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त वही थी जो कि यहाँ पे बयान की गई है। पहली शर्त क्या बयान की गई थी स्टूडेंट्स? यूनिवर्सल सेट ए और बी यूनिवर्सल सेट के सबसेट है। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट है किसका? बी का। अब इसकी एग्जांपल बना लेते हैं पहले ताकि समझने में आसानी रहे। मिसाल के ऊपर यूनिवर्सल सेट तो वही स्टूडेंट जो भी बनाया था हमने, मैं इसके लिए फिर कल वो चेंज कर देता हूँ। एग्जांपल ये अपनी तरफ से मैं बना रहा हूँ समझाने के लिए, आपने नहीं आप लिख लें आप भी ताकि समझने में आपको आसानी हो, लेकिन आपका जवाब सिर्फ डायग्राम है। ये यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 लिया था, फिर हम ए इज अ सबसेट, तो ए हम ले लेते हैं, फर्ज कर लें 1 2, और बी सेट में ले लेता हूँ, फर्ज कर लें 1 2 एंड 3। ठीक है। अब आप गौर से देखें क्या ए और बी यू के सबसेट है? तो आप बोलेंगे यस, क्योंकि ए और बी के एलिमेंट यू में मौजूद है। अब फिर एक चीज और देखें, क्या ए सबसेट है बी का? यानी ए के एलिमेंट बी में मौजूद है। तो आप देख रहे हैं कि ए के एलिमेंट 1 और 2 बी में मौजूद है। इसका मतलब है ए कौन है? इससे पता चलता है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये जो कंडीशन दी हुई है सवाल में। आइए इस सूरत में वेन डायग्राम कैसे बनेगी। सबसे पहले वेन डायग्राम का ए यूनियन बी। तवज्जो रहे, ए यूनियन बी में क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट का रेक्टेंगल बनेगा, फिर इसमें सेट बी बनाएंगे। सेट बी का सर्किल नजर आ रहा है बड़ा वाला, ठीक है बी, और फिर सेट ए भी बनाएंगे। सेट ए का सर्किल छोटा वाला होगा, क्योंकि सेट ए सेट बी में मौजूद है और ये दोनों यूनिवर्सल सेट में मौजूद है। समझ रहे हैं बात को? तो सेट ए के एलिमेंट क्या है? 1 और 2, ये आ गए। और सेट बी के एलिमेंट क्या थे? 1 2 और 3, ये 3 यहाँ पर आ गया। और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट क्या थे? 1 2 3 4, तो 4 बचा, उसको कहीं भी फिट कर दो बाहर। ये देखा आपने? तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट 1 2 3 4 हो गए। सेट बी के एलिमेंट 1 2 3 1 2 3 सेट बी के सर्किल में, बड़े सर्किल में मौजूद है, और सेट ए के एलिमेंट 1 2 सेट ए के सर्किल में मौजूद है। समझ रहे हैं बात को? ये होगा। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी है, लिहाजा बी सेट के सर्किल के अंदर ए का सर्किल बनेगा। गुब्बारे के अंदर गुब्बारा है। ए यूनियन बी निकालें, अगर मैं आपसे कहूँ इसका यूनियन निकालें तो कैसे निकालेंगे यूनियन? ये मिसाल ऊपर दी ना 1 2 1 2 3, अब यूनियन लेंगे तो 1 2 3 नहीं आ जाएगा? देखें और से, जब ए और बी का यूनियन लेंगे तो डायरेक्ट 1 2 3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि सेट बी ही हासिल हो जाएगा। ये कौन सा सेट है? ये सेट बी दोबारा आ गया। इसका मतलब है कि सेट बी के सर्किल को, जो कंप्लीट सर्किल है, वो पूरा शेड हो जाएगा, उसमें ए भी शामिल हो गया। समझ रहे हैं बात को? तो ये ए यूनियन बी होगा अगर ए सबसेट ऑफ बी का। ए इंटरसेक्शन बी इंटरेस्टिंग। अब देखें यहाँ पे इसका बोले इंटरसेक्शन, पहले ए सेट आपने 1 2 लिया, इंटरसेक्शन बी सेट क्या लिया स्टूडेंट? 1 2 3 एग्जाम्पल में लिया। जब आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 2। फिर से देखें, ये यूनिवर्सल सेट है। सेट ए के एलिमेंट क्या थे? 1 और 2। सेट बी का एलिमेंट 1 2 3, और सेट यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट 1 2 3 और 4 बचा, 4 को मैंने बाहर लिख दिया। ओके। अब देखिए यहां पर जब आप इंटरसेक्शन लेंगे इन दोनों सेट्स का तो 1 2 नहीं 1 आएगा, 1 भी आएगा साथ में शामिल। क्या होगा? देखें 1 और 2 है ना, होता है ऐसा। 1 भी कॉमन है दोनों में और 2 भी, 2 एलिमेंट कॉमन है, 1 2।
तो 1 और 2 कॉमन है। अब 1 2 कौन सा सेट है बोले, ये क्या सेट है, नहीं है। इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में बी सर्किल के अंदर सेट ए का सर्किल, सिर्फ उसको आपने शेड करना है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में ए सेट, क्योंकि ए और बी का इंटरसेक्शन लेने पर सेट ए ही आ जाएगा, क्योंकि सेट ए बी के अंदर बंद है, लिहाजा कॉमन एलिमेंट में सेट ए सबसेट ही हासिल हो जाएगा। ज्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत ही नहीं है, बेहतरीन मिसाल है, इसके जरिए आसानी से चीजें समझ में आ जाती हैं अगर थोड़ा सा आप दिमाग इस्तेमाल कर लें। इसका मतलब है कि चूंकि ए आ रहा है, चलो उसको भी छोड़ दें दिमाग को, ए इंटरसेक्शन बी लेने पर 1 2 आ रहा है जो सेट है, तो बस सेट ए के सर्किल को शेड करते हैं, वेन डायग्राम तैयार हो गई इंटरसेक्शन बी की, बात ही खत्म। ए डेल बी निकालें, ये इंटरेस्टिंग आ गया। ए डेल बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी में से माइनस करें किसको, इंटरसेक्शन बी को, अभी इतनी दफा तो बताया आपको। ए यूनियन बी क्या निकाला था आपने, 1 2 3 याद करें, और ए इंटरसेक्शन बी क्या निकाला है, 1 2। दिलचस्प बात है कि 1 2 3 में से 1 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 में से 1 2 एलिमेंट काट दें तो पहले सेट में 3 बचा, इसका मतलब है 3 आएगा। तो आपने उस एरिया को शेड करना है जो 3 वाला है। फिर से देखें, सेट ए का सर्किल, इसमें 2 एलिमेंट थे 1 2, सेट बी में 3 थे 1 2 और साथ में एक तीसरा एलिमेंट था, और यूनिवर्सल में 4 थे 1 2 3, तो अंदर आ गए, चौथा बाहर कहीं लिख दीजिए। समझ रहे हैं बात को। अब सिर्फ उस हिस्से को आपने शेड करना है जो 3 पर मुश्तमिल है। तो गौर से देखें, ए वाला हिस्सा शेड नहीं होगा, सिर्फ ये बी का ये जो पार्ट नजर आ रहा है सर्किल, बी सर्किल का ये जो बाहर वाला पार्ट नजर आ रहा है, सिर्फ ये शेड होगा, क्योंकि यही एक एलिमेंट पर मबनी है, क्योंकि ए डेल बी डिफरेंस लेने पर 3 हासिल हुआ। समझ रहे हैं बात को। तो ये इसकी वेन डायग्राम होगी। ए माइनस बी निकालें स्टूडेंट्स इसका। अब ए माइनस बी का मतलब क्या है, पहले सेट में से दूसरा सेट निकाल दें। ए है सबसेट 1 2 जो मिसाल ली, बी है 1 2 3। जब आप 1 2 3 में से 1 2 3 निकालेंगे तो पहले सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट काट दो, 1 और 2 कट गए, तो पहले सेट में क्या बचा वो डिफरेंस कहलाता है, दूसरे में क्या बचा उससे हमें कोई लेना देना नहीं। नल सेट आया, क्या आ गया, नल सेट। इसका मतलब क्या हुआ, चूंकि नल सेट आ गया, जब भी नल सेट आएगा तो इसका मतलब है कोई चीज कलर शेड नहीं होगी। नल का मतलब क्या है, नहीं, नहीं का मतलब है कहीं पे शेडिंग नहीं आएगी। तो यूनिवर्सल सेट आपने बनाएंगे, पहले इसके अंदर सर्किल बी का सेट बनाया, फिर इसके अंदर बी के अंदर ए का बनाया जिसके एलिमेंट 1 2 थे, फिर बी के एलिमेंट 1 2 3, और फिर यूनिवर्सल के 1 2 3 4। तो ना तो ए को शेड करेंगे, ना बी को, ना यू, किसी को शेड नहीं करेंगे क्योंकि नल सेट आया। ये इसका जवाब। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन 2 की तरफ जा रहे हैं। मैं यहाँ पे एक स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि यहाँ पर हमने जो है वो चेंज किया था सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन 2 देखना चाहे वो सिर्फ क्वेश्चन 2 देखो। ये देखें, मैंने यहाँ पर जो इसको लगा दिया 17.4 को, और इसको मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि ये हो जाए, और इसको भी थोड़ा मैंने वो कर दिया। नजर आ रहा है सबको। देखें क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ पर स्टूडेंट्स, सिर्फ क्वेश्चन 2 को फोकस कर लें। तीनों हो गए ना वो। अब क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई, ये आ गया, वेरीफाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम। अब इसके भी 2 पार्ट है। अब ये 4 हो गए, 2 पार्ट तो ये, और हर पार्ट के लिए आपने 2 प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है, एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और दूसरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, पहले पार्ट के लिए भी और दूसरे पार्ट के लिए भी। तो इस तरह से 4 सवाल बन जाते हैं टोटल स्टूडेंट्स। समझ रहे बात को। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट करते हैं। मैं आपको दोबारा लेके जा रहा हूँ इसी स्क्रीन पर, हमारी वन नोट वाली स्क्रीन पर, जहाँ हमने दोबारा क्वेश्चन लिख लिया था। ये आपके सामने आ गई है, वेरीफाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ। अब देखें यहाँ पे ए और बी सेट गिवन है, तो अब आपको समझने में और सहूलत हो जाएगी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और फिर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, 2 प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पे प्रूव करनी है, यूनियन की और इंटरसेक्शन की। और पहला पार्ट कर रहे हैं अभी। पहला पार्ट क्या है, ए बी सी डी, यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। पहला पार्ट है ए बी सी डी ई, और बी सेट दिया हुआ है ए ई आई ओ, वॉवल पर मुश्तमिल है। यस, पहले आपने कौन सी प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, इसको जो है प्रूव करना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है क्या। तो याद रखिएगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है कि अगर आपके पास कोई से 2 सेट हो, ए और बी, फॉर एनी 2 सेट्स, तो ए का बी के साथ यूनियन लें या बी का ए के साथ, जवाब पे कोई असर नहीं पड़ता। ये कौन सी साइड कहलाती है स्टूडेंट्स, ये जो नजर आ रही है आपको, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड। ए यूनियन बी और बी यूनियन इज कॉल्ड राइट हैंड साइड। याद रहे कि प्रॉपर्टीज हमें प्रूफ तो करनी है, लेकिन वेन डायग्राम के थ्रू प्रूफ करनी है। तो इसमें कायदा ये होगा कि पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड की। तो अगर वेन डायग्राम दोनों साइड्स की सेम निकल आए कलर शेडिंग के और एलिमेंट के लिहाज से, तो प्रूव हो जाएगा कि यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। समझ रहे हैं। आइए देखें, आपके सामने डायग्राम बना दिए, ये
ए यूनियन, लेफ्ट हैंड साइड नजर आ रही है आप, ये वाली, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक कर ली, LHS लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी। अब देखिए यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि ये सेट्स मुझे बार बार सामने लाने पड़ेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका यूनियन ले ABCDE और AIU, एक एलिमेंट ध्यान में रखिएगा, आपने यूनिवर्सल सेट बनाना है पहले, उसके अंदर सेट ए और सेट बी बनाना है। मैं अगर आपसे सवाल करूं कि ये दोनों सेट्स क्या डिसजॉइंट है, यानी इनमें इनमें कोई कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं है, तो आप देखें नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ए मौजूद है, यहाँ पर भी ए मौजूद है, ए कॉमन हो गया। ई मौजूद है, यहाँ पे भी ई मौजूद है, तो ई भी क्या हो गया, कॉमन हो गया। और इसके अलावा देखें कुछ और कॉमन है, ABCD नहीं, ए और ई कॉमन है। दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है स्टूडेंट, ए और ई कॉमन एलिमेंट है, और कोई भी सेट दूसरे का सबसेट नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो पहला पार्ट है ये असल में ओवरलैपिंग सेट्स के हवाले से है। अभी आपने ऊपर देख लिया था कि ओवरलैपिंग सेट्स में किस तरह से डायग्राम बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ओवरलैपिंग सेट है, तो वही जहन बना लें आप अपना ओवरलैपिंग वाला, समझ रहे बात को। पहले ए यूनियन बी, तो आपने यूनिवर्सल सेट बनाना है, और ओवरलैपिंग सेट्स में चूंकि ओवरलैपिंग है तो दोनों सेट्स ओवरलैप सर्किल की सूरत में बनाए जाएंगे। और बीच वाला जो ओवरलैपिंग पार्ट नजर आ रहा है उसमें कॉमन एलिमेंट आएंगे। कॉमन कौन थे, ए और ई थे, याद रखिएगा कॉमन एलिमेंट। और बाकी बचे ए सेट में BCD, वो लेफ्ट पे चले जाएंगे। बी में कॉमन एलिमेंट ए ई थे, बाकी बचे IOU वो राइट बी वाले हिस्से में चले जाएंगे। समझ रहे बात को मुकम्मल तौर पर। और ए और ई वो होगा जो ए सर्किल में भी लगेगा और बी सर्किल में भी लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ जब आप यूनियन लेंगे तो ये इस तरह से डायग्राम बनेगी और मुकम्मल तौर पे शेड कर देंगे, क्योंकि यूनियन लेंगे तो ABCDIOU सब आ जाएंगे एलिमेंट। अब बी यूनियन ए लें, उसमें क्या करते हैं, बी का ए के साथ, तो बी सर्किल को मैंने लेफ्ट पे बना दिया और ए सर्किल को राइट पे बना दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कॉमन एलिमेंट अभी वो ही रहेंगे ए और ई। बाकी बी सेट में बचे IOU, वो बी वाले से सर्किल में लिख देंगे यहाँ पर, और बाकी बचे BCD वो ए वाले पार्ट में लिख देंगे। समझ रहे बात को। तो ABCDE ये होगा। तो अब इसको शेड करें। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं क्या दोनों की वेन डायग्राम कलर शेड के हवाले से सेम है, तो आप बोलेंगे सेम कलर शेड एंड एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स भी सेम है। देखो सारे एलिमेंट कलर शेड के अंदर जो इसमें है वो इसके अंदर है, सेम है। तो इसका मतलब ए यूनियन भी बराबर है बी यूनियन ए के। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव हो। उसके बाद है इसी पार्ट के लिए, पहले पार्ट के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। वो क्या है प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, उसको सुन लें। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लो या बी का ए के साथ, जवाब पे कोई असर नहीं पड़ता। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन कहलाती है। तो पहला सेट है, दूसरा सेट भी मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया था। ओके, आइए ये इसकी कौन सी साइड है स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड कहलाती है। तो लेफ्ट हैंड साइड पिक कर ली यहाँ लेफ्ट पर, और इधर राइट हैंड साइड लिख दी। देखें अब वही बात है, दोबारा यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट के अंदर ए और बी सर्किल के सेट्स बनेंगे ओवरलैप करते हुए, क्योंकि ओवरलैपिंग है सारा सिस्टम। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ए इंटरसेक्शन बी में किसको शेड करेंगे। तो अभी बताया था ओवरलैपिंग में जो बीच वाला कॉमन पार्ट होता है सिर्फ उसको शेड किया जाता है, क्योंकि जब ए और बी का आप इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन एलिमेंट हासिल हो जाएंगे ए और ई। नहीं समझे बात को। इसके जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, ए और ई आएंगे कॉमन एलिमेंट। इन दोनों सेट ए और बी का इंटरसेक्शन ऐसे ही देख लें, ए और ई निकलेगा। तो बस उस पार्ट को आपने शेड करना है, ये ए ही निकल आया। दूसरी तरफ बी का ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो बी सर्किल को लेफ्ट पर, ए सर्किल को राइट में बना दिया। बाकी सेटिंग्स वही है, बी में बाकी बचने वाले, ए में बाकी बचने वाले एलिमेंट लिख दिए, बीच में ए ई कॉमन। अब यहाँ पे बी का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, अभी भी ए ई एलिमेंट ही हासिल होंगे। ये नहीं लिखिएगा, ये तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। समझ रहे बात को। कलर ये डायग्राम बनानी है एक्चुअली। तो अब आप देखें दोनों डायग्राम सेम है कलर शेडिंग के हवाले से। तो जो कलर शेड यहाँ पर है वही दूसरी डायग्राम में, जो एलिमेंट कलर शेड ए यहाँ पर है वही कलर शेडिंग हिस्से में ए एलिमेंट राइट वाली डायग्राम में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कलर शेड सेम, उसके अंदर एलिमेंट सेम। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिखते हैं सेम कलर शेड एंड एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स। साबित करता है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट सेम इसी तरह करना है। आइए मैंने दोबारा क्वेश्चन लिख दिया था ताकि आपको समझने में आसानी रहे। दूसरा पार्ट देखें, अब ये पहला पार्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब सेकंड पार्ट कर रहे हैं, कौन सा, दिस वन। इस पार्ट के अंदर देखें पी सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक, नॉन स्टॉप एलिमेंट है ये। मैं दोबारा 1 से 10 तक, और क्यू सेट के एलिमेंट ये दिए हुए देखें 2, 4, 6 और 10, यानी 1 और 10 के दरमियान जो इवन नंबर है 0 के अलावा 2, 4, 6, 8, 10 ये लिए। ठीक है, अब आप थोड़ा सा गौर करें इस डायग्राम पे। इस सेकंड पार्ट के लिए दोबारा पहले कौन सी प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है स्टूडेंट्स, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और पहले यूनियन प्रूफ करेंगे, उसके बाद फिर किसकी बारी आएगी, इंटरसेक्शन की आएगी जो आगे लिखा हुआ है। सही, आइए
तो सेकंड पार्ट को हमने दोबारा लिख दिया, मैं दोबारा दिखा दूं ताकि आपकी निगाहों के सामने ही रहे कलर। अच्छा सेकंड पार्ट, ओके देखिए यहाँ पर ये सेकंड पार्ट है, पी एलिमेंट है 1 से लेकर 10 तक, याद है इसमें 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा और 10 भी आएगा, क्योंकि 1 से 10 तक है। और क्यू के एलिमेंट इवन है 2 4 6 8 10। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे क्या पी और क्यू डिसजॉइंट सेट है, क्या पी और क्यू ओवरलैपिंग सेट है, क्या क्यू पी का सबसेट है, कौन सा केस बन रहा है ये? तो ये डिसजॉइंट सेट तो नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 4 6 8 10 कॉमन है, जो पी में है वो क्यू में भी है, तो डिसजॉइंट तो नहीं है। क्या ये ओवरलैपिंग है? तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जो है ओवरलैपिंग भी नहीं है। नहीं समझे बात को? क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग के लिए कुछ कॉमन होने चाहिए। तो यहाँ पे तो क्यू के सारे एलिमेंट पी में मौजूद है, क्यू के सारे एलिमेंट 2 4 6 8 10 पी में मौजूद है, इसका मतलब है क्यू सबसेट है पी का। ये तीसरा केस है। कौन सा केस है स्टूडेंट? ये वाला, क्यू सेट जो है वो सबसेट है पी का। तो जब आप सर्किल बनाएंगे सबसेट्स का, पी का और क्यू का, जब सर्किल बनाएंगे तो क्यू सर्किल को पी सर्किल के अंदर बंद करेंगे। नहीं समझे बात को? ये इस तरह से मामला होगा। देखें फिर से, जब आप बनाते हैं ना, यूनिवर्सल सेट बनाया आपने, यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर फिर आपने पी सर्किल का सेट बना, पी सेट का सर्किल बनाना है और क्यू सर्किल का सेट इस पी सर्किल के अंदर बनेगा। नहीं समझे बात को? क्योंकि क्यू कौन है? सबसेट है पी का, और क्यू और पी दोनों सबसेट हैं किसके? यू के। इंटरेस्टिंग है बहुत ही, आप थोड़ा सा गौर करें, एंजॉयबल वर्क है ये। डायग्राम हमेशा एंजॉयबल होती है, उसको एंजॉय किया करें। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन देखिए क्या है, पी यूनियन क्यू। अब वहाँ ए और बी सेट थे तो यहाँ पी और क्यू, तो इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? पतीला चेंज कर दो, बिरयानी तो वही है। पतीला चेंज करने से क्या होता है? मसाले वही है, बिरयानी वही है। पी यूनियन क्यू लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स, और क्यू यूनियन पी राइट हैंड साइड से। इसका मतलब ये है कि पी का क्यू के साथ यूनियन लें या क्यू का पी के साथ, जवाब एक ही आएगा। आई लेफ्ट हैंड साइड, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यूनिवर्सल सेट बना लिया आपने, इसके अंदर फिर आपने क्या किया बोलिए? पी सर्किल बनाया, पी सेट, और उसके अंदर फिर क्यू सर्किल बनाया। अब गौर से देखें, जो क्यू के एलिमेंट है वो 2 4 6 8 10 है, वो क्यू सर्किल के अंदर बने हुए हैं। लेकिन पी के एलिमेंट क्या है? 1 से 10 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब है क्यू भी तो पी का हिस्सा है ना। नहीं समझे बात को? तो ये सारे एलिमेंट आ गए इसमें, पी के एलिमेंट पूरे सारे, क्यू वाले भी सी के अंदर शामिल हो गए, क्योंकि क्यू सबसेट है पी का। तो अब देखें यहाँ पे, अगर मैं आपसे कहूँ कि पी और क्यू का यूनियन ले, तो अभी बताया था कि जब एक सबसेट हो दूसरे का, तो जब आप यूनियन लेते हैं तो सूरत में दोनों हिस्सों को शेड कर दिया जाता है, यानी ये पूरा का पूरा हिस्सा शेड हो जाएगा, जैसा कि येलो कलर से नजर आ रहा है। अब यहाँ पे क्यू का पी के साथ में, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अभी भी यूनिवर्सल सेट होगा, वही पी सेट होगा, उसके अंदर फिर वही क्यू सेट होगा, वही एलिमेंट्स है, वही कलर शेडिंग होगी, क्योंकि क्यू का पी से यूनियन लेने पर अभी भी वही सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 से लेकर 10 तक। समझ रहे हैं बात को? तो इसका मतलब क्या हुआ? सेम कलर शेड्स एंड एलिमेंट्स इन बोथ वेन डायग्राम शोज दैट, क्या साबित कर रहे हैं कि पी यूनियन क्यू इज इक्वल टू क्यू यूनियन पी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव हो गई। आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या कहती है? पी का क्यू के साथ यूनियन लें या क्यू का पी के साथ, जवाब एक ही आएगा। तो पी सेट आपने लिखा 1 से 10 तक नॉन स्टॉप, क्यू है इवन नंबर 2 4 6 8 10, और क्यू जो है वो सबसेट है पी का। ये आपके सामने स्टोरी आ गई है। अब इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, ठीक है? आइए, तो इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पी इंटरसेक्शन क्यू। इन दोनों में बताएं क्या वही सब कुछ होगा। यूनिवर्सल सेट बनेगा रेक्टेंगल की शक्ल में, पी सर्किल बड़ा बनेगा, क्यू सर्किल उसके अंदर छोटा बनेगा, सब कुछ वैसे ही होगा। क्यू के एलिमेंट उसी तरह आएंगे 2 4 6 8 10 जिस तरह है, फिर पी के एलिमेंट उसी सेटिंग के साथ बाकी साइडों में आ जाएंगे 1 3 5 7 9, और बाकी 2 4 6 8 10 भी सी का हिस्सा होंगे पी का। सवाल ये पैदा होता है कि किस हिस्से को हम शेड करेंगे, ये है असल बात। कलर किसको करेंगे? तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि पी और क्यू का यूनियन लें, आप ऐसी लें, ये पी और क्यू आपके सामने है ना, जब आप इंटरसेक्शन लें, इनका इंटरसेक्शन लें पी और क्यू का, तो अब इतनी मैथ तो आ गई सबको कि कॉमन एलिमेंट लिखने। तो जाहिर सी बात है क्यू सबसेट है पी का, तो क्यू के एलिमेंट ही कॉमन होंगे दोनों में, क्यू और पी में। यानी क्या आ जाएगा? 2 4 6 8 और 10 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये जो हिस्सा है क्यू 4 6 8 10 ही हासिल हो रहा है, यानी क्यू हासिल हो रहा है। तो क्यू वाले सर्किल को आपने शेड कर देना है, सिर्फ 2 4 6 8 10 इसको शेड कर दिया, तो ये पी इंटरसेक्शन क्यू निकल आया। अब क्यू इंटरसेक्शन पी निकालें, फिर वही बात, यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, यहाँ देखें राइट हैंड साइड पे, फिर पी सर्किल बनाना है आपने, फिर क्यू सर्किल इसके अंदर बनाना है, फिर सारे मामला तो वैसे ही करने। क्यू के एलिमेंट 2 4 6 8 10 हो गए, बाकी पी के एलिमेंट बचे इसके अलावा 1 3 5 7 9 वो साइडों में आ गए।
उसके बाद देखें यहाँ पर Q इंटरसेक्शन P लेंगे तो अभी भी वही आएगा 2 4 6 8 और 10। ये राइटिंग मेरी बहुत ही खराब होती जा रही है, माजरत है उसके लिए। तो राइटिंग पे ज़्यादा जो है ध्यान मत दीजिएगा आप लोग। लो भाई ये ठीक है। तो ये जब इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, चले मैं थोड़ी तवज्जो दूँ, तवज्जो देनी चाहिए, राइटिंग में भी तवज्जो दें। तो ये आ जाएगा 2 4 6 8 10। अब ये कौन सा सेट है, तो आप बोलेंगे सर ये तो वही आ गया, तो कौन सा सेट आ गया, क्यू आ गया। तो इसका मतलब इस दवा भी क्यू सर्किल को ही शेड करना है। तो आपने देखा दोनों डायग्राम में पी का क्यू के साथ या क्यू का पी के साथ इंटरसेक्शन ले तो सर्किल क्यू को ही शेड करना पड़ रहा है आपको। तो शेड सेम, उसके एलिमेंट सेम, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो वेन डायग्राम से साबित हो गया। सही है भाई, ये लिख लेना, ये आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3, डी मॉर्गन्स लॉस, जिसकी थी तलाश वो शाहकार आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, इम्तिहान में आता है। पता नहीं डायग्राम आएगी नहीं आएगी, लेकिन ये तो आता ही आता है। समझ रहे हैं बात को। मैं यहाँ पर फिर उसी तरह सेटिंग के साथ पहले इसको चेंज कर दूँ आपके लिए, ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पे बुक लगाई थी हमने या इसको चेंज किया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें ये आ गया, और इसको फिर हम कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, मेरा ख्याल है समझ गए होंगे आप लोग। कहाँ पर है, आइए। क्वेश्चन 2 हो गया, अब क्वेश्चन 3 की बारी। क्वेश्चन 3 नजर आ रहा है सबको, ये आपके टॉप पर क्वेश्चन 3 होगा। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉस यूजिंग वेन डायग्राम। क्वेश्चन 3 है, डी मॉर्गन के कवानीन को प्रूव करें वेन डायग्राम के जरिए। नीचे सेट्स दिए हुए ए बी और यूनिवर्सल सेट्स, आइए समझ गए सब। तो आपने इसको इस तरह से करना है, तवज्जो में। आइए देखें स्टूडेंट्स कैसे इसको करेंगे। जी स्टूडेंट्स आइए देखें इसको कैसे, मैं चेंज कर देता हूँ। ये आ गया वेरीफाई डी मॉर्गन लॉस। अब ये डी मॉर्गन लॉज है क्या, ये डी मॉर्गन मैथमेटिशियन किसी ज़माने में गुजरे थे, उन्होंने सेट थ्योरी पे काम किया है। वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है और उसके साथ 2 सबसेट है, यूनिवर्सल सेट उसे कहते हैं विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर द कंसिडरेशन, जो तमाम तर जो है वो उसमें मुश्तमिल हो, तो उसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। सेट ए और बी सबसेट है यूनिवर्सल सेट के, जैसा कि आप देख सकते हैं। यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 10 तक है, और सेट ए के एलिमेंट है 1 3 5 7 9, और सेट बी के एलिमेंट 5 6 7 8 है। या तो बुक खोल लें या फिर आप जो कॉपी पेन लेकर बैठे और इसको देखिए भी, लिख भी लें दवा, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे करने से परेशानी हो जाएगी। देखिए डी मॉर्गन ने 2 लॉज दिए इस कंडीशन में। पहला लॉ ये कहता है कि ए का बी, ए यूनियन बी डैश, ये देखिए ना, ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। कानून में पहले लिख देता हूँ, बाद में इसको फिर प्रूफ करेंगे कि ए और बी का यूनियन लें और फिर उसका इंटरसेक्शन लें, यानी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए डैश का बी डैश का मतलब तो पता है ना, कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, यूनिवर्सल में से किसी सेट को निकालना, उसके एलिमेंट को माइनस करना, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ये पहला कानून है। दूसरा कानून सेम ऐसे ही है, बस यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन लगा दो, यानी वो ये है दूसरा कानून, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये है दोनों लॉज। बहुत सिंपल है, बहुत सादा है, आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो इम्तिहान में आता है। वेन डायग्राम तो आज तक नहीं आई है, लेकिन अब नई बुक है, हो सकता है वेन डायग्राम भी पूछ लें, लिहाजा उसकी भी तैयारी आप तमाम तलबा रखें। तो डी मॉर्गन का पहला कानून पहले प्रूफ करेंगे। कौन सा पहला कानून, वो ये है, ए यूनियन बी डैश ये बराबर है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। आइए स्टूडेंट देखें ये कैसे प्रूफ होगा, और वेन डायग्राम के जरिए प्रूफ करनी है ये बात, ठीक है ना। आइए, तो सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, पहले कौन सी साइड सॉल्व करेंगे, ये पता है सबको कि दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड साइड। इन बातों से तो तमाम तलबा वाकिफ हो चुके हैं हम। ओके, तो पहले सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो स्टूडेंट्स वो है ए यूनियन बी डैश, ये डायरेक्ट नहीं निकलेगी, पहले ए और बी का यूनियन निकलेगा, जो यूनियन आ जाएगा फिर उसका डैश यानी कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। ये 2 हिस्सों में पार्ट निकलेगा, समझ रहे हैं बात को, लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी के लिए ए और बी का यूनियन ले लें, ऊपर सेट्स लिखे हुए थे। ए और बी का जब यूनियन लेंगे तो सारे एलिमेंट लाइन से लिख देंगे, लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, याद रखिएगा। ये आपके सामने यूनियन भी आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल सेट आपने बनाया। अब मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है, इस बात को जरा समझें। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर जो सेट ए और बी है, क्या वो डिसजॉइंट है? पहला क्वेश्चन, क्या ए और बी डिसजॉइंट है, यानी नॉन कॉमन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, इनका
इंटरसेक्शन नल सेट है, या इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है? बोलिए। आप बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है, ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ है। फिर दूसरा सवाल, क्या ये सबसेट है एक दूसरे के? ए के एलिमेंट बी में नहीं है, बी के एलिमेंट ए में नहीं है, इसका मतलब ये सबसेट भी एक दूसरे के नहीं है। फिर तीसरा सवाल, क्या ये ओवरलैपिंग है? या आप बोलेंगे यस, क्योंकि कुछ एलिमेंट कॉमन है। कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है और से देखें यहाँ पे, 5 इसमें भी, इसमें भी है, 7 इसमें भी और इसमें भी है, तो 5 और 7 जस्ट ये कॉमन है दोनों में। बाकी चंद कॉमन हो, बाकी नॉन कॉमन हो, तो वो उनको ओवरलैपिंग कहते हैं। तो जब आप सर्किल बनाएंगे ना सेट ए और बी का, तो ओवरलैपिंग पार्ट जो होगा उसके अंदर कॉमन एलिमेंट आएंगे 5 और 7, याद रखिएगा। अभी इतनी लंबी गुफ्तगू कर ली है, मेरा ख्याल है आपको समझ में आ जानी चाहिए बात। समझ समझ के जो ना समझे वो मेरी समझ में ना समझे, लेकिन नहीं, आप तो माशाल्लाह समझदार हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी डैश में ए का बी के साथ यूनियन ले। तो अब देखें यहाँ पे वही बात आ गई, यूनिवर्सल से ये आपने यूनिवर्सल सेट बनाया, यूनिवर्सल सेट में ए और बी का सर्किल बनाना है आपने। फिर देखें इसमें ओवरलैपिंग पार्ट जो होगा वो कॉमन एलिमेंट पर मुश्तमिल होगा, अभी बता दिया आपको 5 और 7 कॉमन थे। बाकी ए के एलिमेंट बचे 1 3 9, वो ए वाले हिस्से में चले जाएंगे। बाकी बी के एलिमेंट बचे 6 और 8, 5 7 के अलावा, वो बी पार्ट में चले जाएंगे। और इसके अलावा यूनिवर्सल सेट में 3 एलिमेंट और बचे हैं, कौन कौन से? 2 4 और 10, वो इधर चले जाएंगे। नहीं समझे बात को? 2 4 और 10। तो ये सिचुएशन आपके सामने आ गई है। तो इसका मतलब ए का बी के साथ यूनियन लेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ ये जो एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं ना ऊपर स्टूडेंट्स, ये वाले, ये सब 1 3 5 6 7 8 9, यहाँ तलाश कर लो कहाँ पर है वो, 1 3 5 7 6 8 9, ये सिर्फ ये हिस्सा शेड होगा और बाकी कोई पार्ट शेड नहीं होगा, याद रखिएगा। तो ये यूनियन भी आपके सामने आ गया। ओके, तो इस तरह से जो है ना आपने इसको करना है, और अब देखें क्या होगा। समझ गए? ए और बी को आपने शेड कर, ये इस तरह से, ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 3 5 6 7 8 9, ये जहां जहां आपको इलाके में नजर आ रहे हैं उन इलाकों पे येलो कलर की बौछार कर दें। आप नहीं समझे बात को? बस येलो शेड कर दें, ग्रीन कर दें, शेडिंग करनी है बस, वो कर दें। तो ये ए यूनियन बी निकल आया। अभी तो आपने इसका पहला पार्ट, पहला हिस्सा किया। अब कॉम्प्लीमेंट निकालें, ए यूनियन बी डैश। देखें स्टूडेंट्स कैसे निकलेगा, तवज्जो रहे। उसके लिए करते हैं यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे किसको? ए यूनियन बी को। दैट्स इट, सिंपल। यूनिवर्सल में से ही बताया था ना, किसको निकाल दें? ए यूनियन बी। अब यूनिवर्सल सेट क्या था वो आपके सामने ऊपर देख लीजिएगा, उसमें से किसको निकालेंगे? ए यूनियन बी, यानी ये जो पूरा कलर शेड पार्ट नजर आ रहा है इसको निकाल दें। तो क्या बचेगा? चलो मैं एक दफा बता देता हूँ आपको। ये यूनिवर्सल सेट क्या था? 1 2 3 से लेकर कहाँ तक था? वो मैं फिर भागना पड़ेगा ना ऊपर, इसलिए मैं बोल रहा था आपसे। ये रहा 1 से लेकर 10 तक है। 1 से लेकर कहाँ तक है? 10 तक। ठीक है, इसमें से फिर माइनस कर दें किसको? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी तो ऊपर लिखा हुआ है ना, देखो 1 3 5। ये नहीं, काम करना नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, आपकी समझ में आ जाए, मेरी जिंदगी का मकसद है मुझे। तो देखिए यहाँ 1 से लेकर 10 तक, इसमें से इसको माइनस करना है। ये सारे एलिमेंट पहले सेट 1 से 10 तक में से ये जो एलिमेंट नजर आ रहे हैं आपको, सारे काट दो, तो बाकी क्या बचेगा? 1 से 10 तक के एलिमेंट में जब ये सब कट जाएंगे 2 4 10, सिर्फ ये बचेगा। क्या बचेगा? अब आप तलाश करके काटना शुरू कर दें तो पहले सेट में 2 4 10 रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 4 10 आपका आया है, अब आप इस पूरी डायग्राम में देखें 2 4 10 कहाँ कहाँ था, तो 2 4 10 बिल्कुल साइडों में था, बस वो हिस्सा शेडेड होगा, बाकी कोई हिस्सा शेड नहीं होगा। नहीं समझे बात को? ये जो चीज आती है ना आखिर में, ये सोल्व करने के बाद इसको देखा करें, ये जो जिन एलिमेंट्स और जिन एरियाज में 2 4 10 है उस एरिया को शेड करना है आपने। ए शेड नहीं होगा, बी शेड नहीं होगा, ना ओवरलैपिंग पार्ट शेड होगा, सिर्फ ये साइडों वाला पार्ट जिसमें बाकी एलिमेंट बचे थे 2 4 10 वो शेड हो जाएगा। इस तरह से ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड निकल गई। इसको आप इक्वेशन 1 बोल देते थे, याद करें क्या बोलते थे? इक्वेशन 1। देखो मैंने इसे लिख भी दिया था, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकल आया 2 4 10। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। अब राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। अब डायग्राम पहचान लें आप, ये लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम है। जब आप राइट हैंड साइड जो नीचे उसको सोल्व करेंगे तो उसकी डायग्राम बिल्कुल ऐसी आनी चाहिए, यानी साइडों में शेडिंग होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को? आइए राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश का मतलब है यूनिवर्सल में से ए को निकाल दें। आपको पूरा यूनिवर्सल पार्ट नजर आ रहा है, इसमें से ए पार्ट को जब माइनस करेंगे यानी ए एलिमेंट को, तो एलिमेंट कौन से बचेंगे? 2 4 6 8 10। इसका मतलब ये हुआ कि वो हिस्सा इस पूरी डायग्राम के अंदर जो 2 4 6 8 10 एलिमेंट पर मुश्तमिल है उसको आपने शेडिंग देनी है। तो अब आप गौर से देखें, किसको शेडिंग नहीं देनी? 1 3 9 5 7 वाले पार्ट को शेडिंग नहीं देनी। बाकी 2 4 6 8, ये 6 8 नजर आ रहा है हिस्सा बी का, ये शेड हो जाएगा।
और 2 4 10 जो साइडों वाला हिस्सा था वो भी शेड हो जाएगा। सिर्फ ये जो पार्ट जो नजर नहीं आ रहा है, इस सेट के अंदर नजर नहीं आ रहा 1 3 9 5 7, इस हिस्से को शेड नहीं करेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो ए डैश ऐसे वेन डायग्राम बनेगी। जिसकी समझ में ये नहीं आया भाई वो यहां से समझ लो। बी डैश का मतलब यूनिवर्सल में से बी को निकाल दे। वही 1 से 10 तक में से बी सेट के एलिमेंट निकालेंगे तो ये एलिमेंट बचेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट आए हैं सिर्फ वो इलाका शेड कर दिया जाएगा, कलर कर दिया जाएगा, और जो एलिमेंट नहीं आया उसको छोड़ दिया जाएगा। तो गौर से देखें इसमें कौन से एलिमेंट नहीं आए सेट के अंदर, 5 7 6 8 नहीं आया, तो 6 8 और 5 7 वाला पार्ट शेड नहीं होगा। बाकी जो पार्ट बचा 1 2 3 4 9 10 वो सारा का सारा शेड हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। नहीं समझे बात को? उसको शेड कर दीजिए। ये बी डैश निकाल लिया। अब आखिरी बात, इनका इंटरसेक्शन भी तो लेना है। क्या लेना है? इन दोनों का लेना है हमने इंटरसेक्शन। ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन लीजिए। तो ए डैश आपके सामने था 2 4, मैं एक दफा फिर लिख दूं यहाँ पे। ए डैश क्या निकाला था देखें स्टूडेंट, ये देखें लिखा हुआ है 2 4 6 8 10, ऊपर लिखा हुआ है ना इंटरसेक्शन बी डैश क्या निकाला 1 2 3 4। ये लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको बस लिख रहा हूं। तो ये अब इसमें इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन लिखें। कॉमन एलिमेंट कौन कौन से देखो फटाफट, इससे पहले कि लाइट चली जाए और सारा खेल खत्म हो जाए। 4 और उसके बाद क्या 10 भी तो है ना, यस ये 10 भी कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो 2 4 10 बचा। अब जब 2 4 10 बचा तो ये बात क्या मुझे बतानी चाहिए कि किस हिस्से को आप शेड करेंगे? इस पूरे सिस्टम के अंदर वो हिस्सा शेड होगा, वो रीजन शेड किया जाएगा जो 2 4 10 एलिमेंट पर मुश्तमिल है। इसका मतलब है 1 3 9 वाला हिस्सा शेड नहीं होगा। ये याद है ना, ये कौन सा पार्ट था? ये सेट ए था। ये कौन सा सेट था स्टूडेंट? खुला। ये नहीं आ रहा। चल कमाल हो गया भाई, खेल रहा है हमसे, आ नहीं रहा। चलो ये कौन सा सेट था? ए। ये सेट कौन सा था? ये बी था, और इसको ये यहाँ बनाना चाहिए था मुझे, ये ए और ये बी, और ये ओवरलैपिंग पार्ट था बीच में। समझ रहे हैं बात को? ऐसी था। चले बस ठीक है, ओके। तो आपने देखा गौर से, तो वो साइडों वाला ऐसा शेड हो जाएगा, बट टाइम जाया हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 आपके सामने आ गई, देख लीजिए आप इस इक्वेशन को। इक्वेशन 2 में क्या किया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में सिर्फ 2 4 10 आया, और इक्वेशन 1 में भी 2 4 10 आया। तो दोनों की वेन डायग्राम भी आपके सामने आ गई स्टूडेंट्स, कैसी बनी हुई है, और साथ में एलिमेंट्स भी सेम आ गए। तो वेन डायग्राम्स ऑफ ए यूनियन बी डैश एंड ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हैव सेम कलर शेड्स एंड एलिमेंट्स, सो ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये पहला कानून था जो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम सेम हासिल हुई है। समझ गए स्टूडेंट्स? आइए डी मॉर्गन सेकंड लॉ, अब उस पर बात करते हैं। डी मॉर्गन का जो सेकंड लॉ है, डी मॉर्गन सेकंड लॉ में ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश के, ये सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ को हम कर रहे हैं प्रूव। आइए स्टूडेंट देखें, यूनिवर्सल सेट 1 से 10 तक, ए सेट वही है, बी सेट वही है। अब इस दफा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो चेंज है यूनियन इंटरसेक्शन का आपके सामने ही है। लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड ये रही ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसको सॉल्व कीजिए। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लेना होगा। किसका? ए और बी का इंटरसेक्शन लीजिए जरा, देखें क्या आएगा। ए और बी का ये आपके सामने ही है ना, क्या कॉमन है इन दोनों में? यू कैन सी है 5 कॉमन है, नहीं क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा। ये अब आ रहा है, काफी देर देर में आ रहा है। 5 कॉमन है और 7 कॉमन है, 5 और 7 कॉमन है इंटरसेक्शन बी में। तो लिहाजा इसका मतलब क्या हुआ, चूंकि 5 और 7 कॉमन आए तो इस पूरे डायग्राम में सिर्फ वो हिस्सा शेड किया जाएगा जो 5 7 एलिमेंट पर मुश्तमिल है। तो कौन सा वाला हिस्सा मुश्तमिल है 5 7 पे, देख सकते हैं आप, जो कॉमन पार्ट है ए और बी का ओवरलैपिंग पार्ट है, सिर्फ उसको शेड कर दीजिए आप। तो ये ए इंटरसेक्शन बी निकला है, लेकिन अब डैश चाहिए, इसका क्या चाहिए, डैश। अब डैश कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या करना होता है स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी डैश। यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे किसको, ए इंटरसेक्शन बी को। तो पूरे यूनिवर्सल सेट में से जब ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये वाला हिस्सा 5 7 वाला हिस्सा माइनस कर दें, तो बाकी जो बचेगा वो 1 2 3 4 6 8 9 10 बचेगा, जिसमें 5 और 7 नहीं होगा सिर्फ। तो इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ इस पूरी डायग्राम जो ऊपर नजर आ रही है सबको शेडिंग कर देंगे सिवाय वो कॉमन पार्ट जो होगा जिसको माइनस कर दिया। समझ रहे हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पर पूरी डायग्राम शेड हो गई, लेकिन जो कॉमन पार्ट था 5 7 उसको शेड नहीं करेंगे, वो माइनस हो गया। क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे जो आया है वो सेट उसमें 5 और 7 तो मौजूद ही नहीं है, लिहाजा ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड निकल आई। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू, आप इस डायग्राम को पहचान लें, लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम है, राइट हैंड साइड की डायग्राम भी ऐसी ही आएगी तो प्रूव होगा। समझ रहे हैं बात को, इन्हीं एलिमेंट के साथ। आइए सॉल्विंग राइट हैंड साइड, ए डैश यूनियन बी डैश। पहले ए डैश निकालेंगे। ए डैश का मतलब ये है स्टूडेंट्स के यूनिवर्सल में से ए को निकाल दें। यूनिवर्सल में से एक एलिमेंट निकलेंगे तो बाकी एलिमेंट ये बचेंगे 2 4 6 8 10, ये आपके सामने आ गए, ये एलिमेंट बचेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल में से इसको माइनस किया है को, तो यूनिवर्सल सेट जो है पूरा का पूरा जो हिस्सा है उसमें से ए वाला हिस्सा जो है उसको माइनस कर दें, उसको शेड ना करें, बाकी जो बचे उसको शेड कर दें। क्या बचा 2 4 6 8 10। अब देखें यहाँ पर 6 8 ये वाला हिस्सा था, शेड कर दिया। 2 4 10 साइडों वाला हिस्सा था, उसको भी शेड कर दिया। लेकिन 1 3 9 5 7 चूंकि इसमें एलिमेंट है ही नहीं, लिहाजा ये पार्ट शेड नहीं होगा, तो ए डैश ये निकलेगा। समझ रहे हैं बात को, यूनिवर्सल में से ए को निकालते हैं तो इसके अलावा जो है सर्किल ए यानी सेट ए के एलिमेंट्स के अलावा उस सेट सर्किल के अलावा बाकी सारा हिस्सा शेड कर दो। बी डैश निकालें, जिसकी समझ में पहले नहीं आया आप समझ लें। बी डैश का मतलब है यूनिवर्सल में से बी को निकाल दें। जब यूनिवर्सल में से बी माइनस करेंगे तो ये एलिमेंट हासिल होंगे, आप करके चेक कर लीजिएगा, मैं बार बार उसको नहीं कर सकता ना, वो सोल्यूशन का हिस्सा है। समझ रहे बात, तो 1 2 3 4 9 10, तो इसका मतलब है यूनिवर्सल में से जो सेट बी है उसको माइनस कर दें, यानी उसके एलिमेंट्स को जो है शेड ना करें, बाकी जो एलिमेंट बचे या बाकी जो इलाका बचा पूरे रेक्टेंगल के अंदर उसको शेड कर दें। पूरा इलाका शेड कर दिया, लेकिन जो बी वाला इलाका था वो शेड नहीं होगा। तो 1 2 3 4 9 10 में 1 3 9 शेड होगा और 2 4 10 साइडों वाला इलाका शेड होगा। 5 7 6 8 वाला इलाका शेड नहीं होगा क्योंकि ये सेट बी पर मुश्तमिल था। समझ रहे हैं बात को। अब इनका यूनियन ले लें। अब देखें यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग चीज है, ए डैश यूनियन बी डैश। यूनियन का मतलब ये होता है कि जो दोनों ऊपर आपने सेट्स बनाए ए डैश बी डैश, उनके सारे एलिमेंट लाइन से लिखने, ऐसी मतलब है ना। तो जब ए डैश और बी डैश के एलिमेंट सारे लाइन से लिखेंगे तो और से देखें इसमें कौन से एलिमेंट नहीं है। ए डैश भी आपने ऊपर निकाल लिया, देख लें, लिख लें आप अपने पास, बी डैश भी निकाल लिया। अब उसका यूनियन लेंगे तो ये सेट हासिल हो जाएगा। इसमें कौन से एलिमेंट नहीं है, 5 और 7 नहीं है, लिहाजा इसका मतलब है कि पूरा का पूरा हिस्सा कलर शेड होगा, लेकिन 5 और 7 वाला पार्ट शेड नहीं होगा। तो इस तरह से आपकी राइट हैंड साइड मुकम्मल निकल आएगी। अब आप गौर से देखें, जो जवाब इक्वेशन 1 का था क्या वही इक्वेशन 2 से आया? जो डायग्राम इक्वेशन 1 वाले सेट से बनी थी क्या वही इक्वेशन 2 वाले सेट की डायग्राम आपके सामने है? आइए मैं एक दफा दिखा दूं आपको, ये थी, ये देखो ऊपर भागने पे ये हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, समझ गए होंगे मेरा ख्याल है आप, इतनी बात तो समझ गए। आइए स्टूडेंट, तो अब आखिर में ये लिखना होता है व्हेन डायग्राम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश एंड ए डैश यूनियन बी डैश शोज दैट द सेम कलर शेड्स एंड एलिमेंट्स, से पता चलता है कि ये आपके सामने एक सिस्टम आ गया। ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर है ए डैश यूनियन बी डैश के, इस तरह से जो है फिर ये प्रूव हो जाता है। समझ गए तमाम स्टूडेंट्स? ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन 4, लेकिन हम पहले करेंगे स्क्रीन चेंज। स्क्रीन में चेंज कर दूं ताकि आपको साफ नजर आ जाए। ये आ गया ना भाई, ठीक है भाई, ये ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, अब और वो हो गया, बस नजर तो आ रहा होगा मेरा ख्याल है। आखिरी क्वेश्चन बचा है 4, तीसरा हो गया स्टूडेंट्स, 4 बचा। 4 में क्या करना है? वेरीफाई एसोसिएटिव लॉस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस यूजिंग वेन डायग्राम। अब यहां पर देखें 3 सेट्स ये में ए बी और सी नजर आ रहे हैं। क्वेश्चन 4 पे फोकस कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया सबने? हाँ कर लें। क्या लिखा हुआ है पढ़िए दिली दिल में, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को इस्तेमाल करके इन तीनों सेट्स के जरिए एसोसिएटिव लॉ भी प्रूव करें और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी प्रूव करें। ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, समझ गए? अब मैं स्क्रीन चेंज कर, क्वेश्चन तो अभी समझेंगे मजीद, स्क्रीन दोबारा चेंज कर देते हैं। ये आ गया वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है स्टूडेंट्स, याद है? ये रहा, ये आपके सामने एसोसिएटिव लॉ, और दूसरा लॉ कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो पहले हम एसोसिएटिव लॉ प्रूव करेंगे, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। ओके, पहला कौन सा लॉ प्रूव होगा? अच्छा यहां पे एक चीज तो लिखी नहीं,
वेरीफाई एसोसिएटिव लॉज लिखा हुआ है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज लिखा हुआ है। अब याद रखिएगा एसोसिएटिव लॉ यूनियन का भी होता है और इंटरसेक्शन का भी होता है। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि ये जो एसोसिएटिव लॉ है यूनियन के लिए भी प्रूफ करना है, इंटरसेक्शन के लिए भी प्रूफ करना है, सही। उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूनियन का भी होता है और इंटरसेक्शन का भी होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन भी प्रूफ करना है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी प्रूफ करना है। तो कितने हो गए स्टूडेंट्स, 4 हो जाए तैयार। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, सबसे पहले कौन सा, एसोसिएटिव का पहला कानून। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या है स्टूडेंट, देख लें एक नजर। वो ये है कि अगर ए यूनियन बी यूनियन सी ये मामला हो, यानी ये 3 सेट्स हो, इनका यूनियन लेना हो, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये लिख दिया वैसे, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, टाइम ज़ाया हो रहा है। बी यूनियन सी, इसका यूनियन ले पहले, उसके बाद जो जवाब आए उसका ए के साथ ले लें, या पहले ए और बी का यूनियन लें, जो जवाब आए उसका सी के साथ यूनियन ले लें, जवाब पे कोई असर नहीं पड़ता, ये लिखा हुआ है। ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन कहलाता है स्टूडेंट। फॉर एनी 3 सेट्स, किसी भी 3 सेट्स के लिए, ए बी सी, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब बी का सी के साथ पहले यूनियन लो, जो जवाब आए उसका ए के साथ ले लो, या पहले ए का बी के साथ यूनियन लो, जो जवाब आए उसका सी के साथ ले लो, तो जवाब पे कोई असर नहीं पड़ता। बहुत आसान सा कानून है, ठीक है। आइए, ये कैसे होगा, सेट ए बी सी के एलिमेंट गौर से देख लें कहाँ पर है आपके सामने, लेकिन इसको प्रूफ के लिए, वेन डायग्राम को समझने के लिए हमने एक थोड़ी सी सेटिंग हट के की हुई है। ये आपने नहीं लिखना, समझाने की खातिर मैंने कर दी थी। देखिए साइड में नजर आ रहा है आपको, ये मैंने बी इंटरसेक्शन सी निकाला, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाला हुआ है साइड में। इसको थोड़ा सा समझ लें, पहले एक डायग्राम को समझ लें, बाकी यही डायग्राम बार बार आपने 10 दफा बनानी है, नहीं समझे बात को, तो इस समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आइए फिर से इस डायग्राम को समझते हैं। ए बी सी तीनों सेट्स आपके सामने आ गए। ए सेट 1 से लेकर 8 तक है नॉन स्टॉप, यानी 3 के बाद 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, सही है, समझ गए। बी सेट के एलिमेंट है 4 6 7 8 9 10, और सी के एलिमेंट है 5 7 9 और 11। पहला मैं आपसे कहता हूँ बी इंटरसेक्शन सी बताएं क्या होगा, यानी बी और सी के कॉमन एलिमेंट देखें क्या है, तो शेड किए हुए 7 7 9 9, तो क्या कॉमन एलिमेंट है, बोलिए, 7 और 9 है, ठीक है, समझ गए, नो प्रॉब्लम। ए और सी का इंटरसेक्शन देखें क्या होगा। अच्छा एक चीज और भी याद रखिएगा, चले मैं पहले इसको मुकम्मल कर लूँ बात। ए और सी का इंटरसेक्शन देखें तो ए और सी के अंदर कौन से जो है कॉमन एलिमेंट है, तो जाहिर सी बात है ए सेट 1 से 8 तक है, तो उसमें 9 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, लेकिन 5 और 7 कॉमन होंगे ए और सी में, तो क्या आएगा 5 और 7, जो ए में भी होगा और सी में भी मौजूद है कॉमन। अब ए और बी में कॉमन देखें कौन से, सेट ए और सेट बी में कॉमन एलिमेंट, ए 1 से 8 तक है, तो 9 और 10 तो कॉमन हो नहीं सकता, बी सेट में 9 और 10 भी आ रहा है, तो 9 और 10 से पहले 4 6 7 8 बी में भी है और ए में भी है, नहीं हाँ सही है, तो 4 6 7 8 होगा कॉमन, ठीक है। ए और बी में कॉमन एलिमेंट है, जबानी तौर पे फौरन अपने जहन में तैयार कर ले, लिखना चाहे तो लिख ले, मुझे एतराज नहीं है, एतराज होगा भी तो क्या कर सकते हैं। इंटरसेक्शन भी क्या आएगा 4 6 7 8, समझ गए बात को। उसके बाद देखिए तीनों का इंटरसेक्शन है, ए बी सी तीनों का, इन तीनों सेट का एक साथ इंटरसेक्शन है, यानी तीनों में एक साथ देखें क्या कॉमन है, तो इन तीनों को अगर एक साथ इंटरसेक्शन लिया जाए, तीनों को एक साथ कॉमन देखें, तो एक एलिमेंट ऐसा होगा जो तीनों में एक साथ कॉमन निकलेगा, एक ही एलिमेंट है जो तीनों में कॉमन है एट अ टाइम, 7 7 बीच में, यहाँ पर 8 से पहले क्या आएगा 7, नहीं समझे बात को, ये 7 वाहिद एलिमेंट है जो एट अ टाइम तीनों में कॉमन होगा, आप करके देख लें, बाकी तीनों में कोई भी एलिमेंट दूसरा एट अ टाइम कॉमन नहीं है, समझ रहे बात को। तो मैंने सोचा कि पहले मैं आपको ये जरा थ्योरी थोड़ी सी इसकी डिस्कस करके बता दूं क्या है, समझ गए। आइए अब इसको डायग्राम में कैसे फिट करेंगे। देखें ये जो तीनों सेट्स हैं एबीसी ओवरलैपिंग है, जिनमें कुछ पार्ट हर एक सेट में कॉमन है, ये बात तो समझ में आती है आपको, ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। तो ओवरलैपिंग का मतलब है कि सर्किल पे सर्किल चढ़ेगा, समझ रहे हैं बात को। यूनिवर्सल सेट के लिए आपने बड़ा डब्बा बनाया, उस यूनिवर्सल सेट के अंदर आपने 3 सर्किल बनाने हैं 3 सेट्स के लिए, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए। पहले ए के लिए देखें क्या है, जो ए सर्किल नजर आ रहा है आपको सबको, अभी शेडिंग की तरफ नहीं जाइएगा, सिर्फ सर्किल ए के एलिमेंट में पूछता हूं आपसे कौन कौन से 1 से 8 तक है, तो ए सर्किल के अंदर देखो एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। ए सर्किल को सिर्फ फोकस करें और अपनी फोकसिंग हर जगह से हटा लें। ए सर्किल के अंदर क्या 8 एलिमेंट हैं, तो आप बोलेंगे यस, ए सर्किल में यानी सेट ए में 8 एलिमेंट नजर आ रहे हैं, ओके। फिर बी सर्किल में देखें 4 6 7 8 9 10 ये एलिमेंट आने चाहिए।
तो बी सर्किल में देखें फिर से 4 6 7 8 9 और 10, ये बी सर्किल के अंदर फिर से देखें, मैं शायद ये नजर आ रहा होगा आपको जो मैं चला रहा हूँ, नहीं समझे बात। फिर सी सर्किल में देखें कौन कौन से एलिमेंट है, 5 7 9 11। तो यहाँ देखें सी सर्किल बनाया है हमने, 5 7 9 11, तीनों चारों एलिमेंट नजर आ रहे हैं सी सर्किल में। ओके, अभी बनाना इस तरह से कि एक दूसरे पर ओवरलैप करें सर्किल, ये तो आसान है, बड़ा मजा आता था, हम लोग वो लेकर आते थे ना वो इस तरह के रिंग्स, और पेंसिल फंसा के घुमाते रहते थे, बड़े खूबसूरत फूल पत्तियां बनती थी उससे। कभी अभी भी मिलता है, शायद आप में से किसी ने एंजॉय किया हो उसे। खैर ये आपके सामने आ गया। अब अगली बात, बी इंटरसेक्शन सी कहां पर होगा। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है बी और सी का कॉमन पार्ट। गौर से देखें डायग्राम पे, बी और सी ये सर्किल नजर आ रहे हैं, इनका कॉमन पार्ट देखें, ओवरलैपिंग पार्ट देखें, सिर्फ बी और सी का, ए समझो है ही नहीं, बी ए को अपने जहन से हटा दो। बी और सी का जो ओवरलैपिंग पार्ट है उसके अंदर दो ही एलिमेंट है 7 9, एक 7 और एक 9, ये बी और सी का ओवरलैपिंग पार्ट है, समझ गए। फिर ए और सी का देखें ओवरलैपिंग पार्ट, जो 5 और 7 दो एलिमेंट पर मुश्तमिल है। अब ये सर्किल ए और ये सी, सिर्फ इन बी को आप जहन से निकाल दो, बी है ही नहीं, तो ए और सी का ओवरलैपिंग जो पार्ट है वो 5 7 नजर आ रहा है आपको, सिर्फ ये वाला हिस्सा में देखो, पता नहीं शायद ये नजर आ रहा है आपको, नहीं जो मैं चला रहा हूँ 5 और 7। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी में है 4 6 7 8। अब ए और बी जो सर्किल है, सी को अब निकाल दो जहन से, ए और बी का जो ओवरलैपिंग पार्ट है उसके अंदर देखें चारों एलिमेंट आ रहे हैं 4 6 7 8, 4 6 7 8, देखो ये चारों एलिमेंट आ रहे हैं ना, ये ए और बी के अंदर, समझ रहे बात को, ये आपने बना दिया, समझ गए बात को। जब ये आप डायग्राम समझ गए तो अब उसके बाद प्रूफ हमारे लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा। कौन सा, सूजी का या बेसन का, जो आपको पसंद है वो वाला रखना है, बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखें यहाँ पर बी यूनियन सी, लेफ्ट हैंड साइड दोबारा आ जाए उस प्रूफ की तरफ, फॉर एनी 3 सेट्स ए एंड बी सी, ये ए यूनियन के बराबर है। तो पहले आपने कौन सी साइड सॉल्व करनी है स्टूडेंट्स, ये वाली साइड सॉल्व, फिर मसला कर रहा है भैया, क्या हो गया सर। चलें मैं इसको हटा ही दूँ, ओके। शायद अब सही हो, हाँ हो गया। ए यूनियन बी यूनियन, ये वाला पार्ट देखें, ये पूरा पार्ट, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, ओके। लेफ्ट, ये कुछ खिचपिच हो गई, चले नहीं आ रहा, छोड़े। लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी यूनियन सी आपने पिक कर लिया, ये मैंने यहाँ ऊपर लिख दी थी, फिर भी मैंने नीचे लिख दी, खैर कोई बात नहीं। अब इसके अंदर पहले ब्रैकेट वाला पार्ट स्टूडेंट सॉल्व होगा, कौन सा भाई, इस बात का आपने ध्यान रखना है, कौन सा, बी यूनियन सी, ये वाला पार्ट, इसको जो है आपने पहले वो करना, तवज्जो रहे इसे, ये पार्ट नजर आ रहा है आपको, इसमें पहले बी यूनियन सी निकालते हैं, इसमें क्या निकलेगा, बी यूनियन सी पहले हासिल, तो वो 4 5 6 7 8 9 10 11 आ जाएगा, बी और सी आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट्स है इन वाले हिस्सों को आपने कलर शेड करना है। तो देख लें यहाँ पर बी और सी में, बी और सी का यूनियन है, तो बी और सी सर्किल जो है ना सिर्फ वो शेड होंगे, यानी वो एलिमेंट शेड हो जाएंगे जो बी और सी के इन हिस्सों में आ रहे होंगे। देख लें 4 5 6 7 8 9 10 11 ये नजर आ रहे होंगे, सिर्फ ये सारे हिस्से जो है शेड हो गए बी और सी के। ए का जो ये जो पार्ट बचा है ये शेड नहीं हुआ ना, यू का बाकी पार्ट कोई शेड हुआ है, समझ रहे हैं बात को, ये बी। अब ए के साथ इसका यूनियन, बी यूनियन सी निकल आया, अच्छा यहाँ पे यूनियन भी लिखना है, ए यूनियन बी यूनियन सी है ना, तो ये हो गया। उसके बाद फिर ए के साथ यूनियन है, ए यूनियन बी था, ये मैं आपसे कह रहा था, ये जो है स्टूडेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी है, इसको सही कर लीजिएगा। आइए अब ए यूनियन बी यूनियन सी लेंगे, यानी ए के साथ यूनियन लेंगे बी यूनियन सी का, तो देखिए सारे एलिमेंट लाइन से आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सारे एलिमेंट जो आ रहे हैं जहां जाए सबको शेड कर दीजिए, तो ए बी सी
तीनों जो सर्किल है वो शेड हो जाएंगे, यानी वो जो ए का पार्ट बचा हुआ था वो भी शेड हो जाएगा। इसमें 1 2 3 था, क्योंकि वो भी आ गया ना यहाँ पे 1 2 3, समझ रहे बात को। इस तरह से जो है आपके पास तीनों जो सर्किल है मुकम्मल तौर पे शेड हो जाएंगे। ये वेन डायग्राम आ गई ए यूनियन बी यूनियन सी की। याद है इसमें पहले बी और सी का यूनियन लिया, उसके बाद फिर ए का लिया। आइए अब तरतीब बदलते हैं, तरतीब अब राइट हैंड साइड लेते हैं। सॉल्विंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में ये आपके सामने आ गई ये साइड। इसमें पहले स्टूडेंट्स ए यूनियन बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए यूनियन बी। तो सेट ए और बी का यूनियन लेंगे। ए और बी सेट आपके सामने, बार बार नहीं लिख सकता यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगा। तो इसका मतलब है ए और बी सर्किल जो है ना उनको शेड किया जाएगा। सिर्फ जो सी वाला सर्किल है उसका सिर्फ वही पार्ट यहाँ पे शेड हो रहा है जो ए और बी में भी आ रहा है। समझ रहे बात को? यूं समझ लो सी है ही नहीं, सी सर्किल नहीं है, सिर्फ ए और बी वाले सर्किल मौजूद है, वो मुकम्मल तौर पे शेड हो जाएंगे और ये एलिमेंट आ जाएंगे। देख लो ये जो कलर शेडिंग की है, क्या उसमें सारे एलिमेंट मौजूद है? यहाँ से चेक कर लें। अब इसमें 11 नहीं है, लिहाजा 11 वाला जो पार्ट वो शेड नहीं होगा। समझ रहे बात को? आइए, ये आपने क्या निकाला? बी ए यूनियन बी। अब सी के साथ यूनियन चाहिए। किसके साथ? सी के साथ। अब जब आप सी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो दोबारा वही लाइन से लग जाएंगे यूनिट, 11 भी शामिल हो जाएगा उसके अंदर जो नहीं था पहले। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ए बी के साथ सी को भी शेड कर देंगे बाकी पार्ट को। तो आपने देखा कि यहाँ पर दोबारा कलर शेड वही आ गए। तो वेन डायग्राम्स ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी एंड ए यूनियन बी यूनियन सी हैव सेम कलर शेड्स एंड एलिमेंट्स। ऑफ ये जो रिजल्ट है आपका बराबर हो गया। इसका मतलब है कि जो सेट थ्योरी है वो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है प्रूव हो चुका है और उसको फॉलो करती है। समझ गए बात को? आइए अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, पहले एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन था, अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ रहे हैं। फॉर एनी 3 सेट्स, अगर आपके पास कोई से 3 सेट्स हो ए बी सी, तो जो यूनियन है उसकी जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा। इसका मतलब है बी का सी के साथ पहले यूनियन ले, बी का सी के साथ इंटरसेक्शन ले और फिर उसका ए के साथ ले, या पहले ए और बी का ले लें, उसके जो जवाब आए उसका फिर सी के साथ ले लें, तो जवाब पे कोई असर नहीं पड़ता। ये आपके सामने सिचुएशन है। पहले हम इसमें सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये आपको साइड नजर आ गई होगी, इसको सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें भी पहले बी इंटरसेक्शन सी वाली साइड सॉल्व होगी। तो आपने बी इंटरसेक्शन सी जब आप लेंगे तो देखिए यहाँ लिखा हुआ था पहले भी 7 9 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि बी और सी इसमें जो ओवरलैपिंग पार्ट है 7 और 9 वाला, सिर्फ वो शेड किया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं हम? बी और सी का जो ओवरलैपिंग पार्ट नजर आ रहा है ना, ये जो शेड किया हुआ है 7 9 पर मुश्तमिल है, सिर्फ ये शेड होगा। तो बी इंटरसेक्शन सी निकल आया। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। अब देखिए जब आप इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो फिर सिर्फ 7 आएगा। अब तीनों का इंटरसेक्शन शामिल हो गया तो सिर्फ 7 आ जाएगा। तो यहाँ लिखा भी हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन 7, तो क्या आएगा 7। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी और ए इनके दरमियान जो, अब जो यूं समझ लेंगे 7 आ गया, तो सिर्फ वो पार्ट देखो डायग्राम के अंदर 7 वाला, 7 एलिमेंट जिस पर मुश्तमिल है उसको शेड मार दो बस। तो ये आपको नजर आ रहा है शेडिंग वाला, जिससे मैं 7 वाला एलिमेंट जो है जिस रीजन में है सिर्फ उसको हमने शेड कर दिया है। समझ रहे बात को? दैट्स इट। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड निकल आई 7 शेड। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी था, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए और बी का इंटरसेक्शन देखें यहाँ पे निकाला था कहीं हमने 4 6 7 8, ये आया हुआ है ना, देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन भी आज बताया भी था क्लास के आगाज में आपको, यानी इस क्वेश्चन के आगाज में। वो ए और बी का इंटरसेक्शन, इसका मतलब ए और बी का जो कॉमन पार्ट नजर आ रहा है आपको, ये ओवरलैपिंग पार्ट 4 6 7 8, बस इसको आपने शेड करना है। तो 4 6 7 8 वाला पार्ट जो है वो शेड हो गया। ओके, ये इंटरसेक्शन बी निकल आया। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है? सी के साथ। आइए जब आप इसका इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे तो फिर वही 7 आ जाएगा। नहीं समझे बात को? तो आपने क्या करना है, सिर्फ वो हिस्सा शेड करना है जो कि 7 पर मुश्तमिल है, वही सेंटर वाला पार्ट शेड हो गया। आप गौर से देखें दोनों डायग्राम जो ऊपर आई थी और ये वाली डायग्राम, इक्वेशन 1 और 2 की क्या सेम कलर शेड के साथ आ गई? यस। वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हैव सेम कलर शेड्स एंड एलिमेंट्स, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव। तो ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी प्रूव हो गया। समझ गए? अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस प्रूव करने हैं आपने, यूनियन का इंटरसेक्शन का, इसके साथ ही एक्सरसाइज अपने खुशगवार अंजाम को पहुंच जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन फॉर एनी 3 सेट्स, अगर कोई से 3 सेट्स हो ए बी सी, तो कानून ये कहता है कि बी का सी के साथ इंटरसेक्शन ले और ए के साथ यूनियन ले लें, या ए का बी और सी के साथ अलग अलग इंटरसेक्शन लेकर
सॉरी यूनियन लेकर फिर इंटरसेक्शन ले लें तो जवाब एक ही आएगा। यानी आपने पता है क्या किया, हम बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन ले रहे हैं ए के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे। अब वो कानून ये कह रहा है कि ए का बी के साथ और फिर ए का सी के साथ अलग अलग यूनियन लेके फिर इंटरसेक्शन ले लो तो जवाब पे कोई असर नहीं पड़ता, जवाब एक ही आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओवर इंटरसेक्शन। नहीं समझे बात को, यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दो दफा, ए यूनियन बी ए यूनियन सी, किसके साथ, ओवर इंटरसेक्शन। इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन कहा जाता है। पहले कौन सी साइड सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड। ये आपको साइड नजर आ रही है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। पहले इसको पिक कर लें। इसमें भी पहले कौन सी साइड सॉल्व होगी, बी इंटरसेक्शन सी वाली, यानी ब्रैकेट सॉल्व होगी, साइड नहीं। बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करें तो बी इंटरसेक्शन सी बराबर है 7 9 के। तो आपने बी और सी का जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट नजर आ रहा है इसको आप शेड करना है, 7 9 पर मुश्तमिल है। आसान लफ्जों में वो हिस्सा जो कि 7 और 9 एलिमेंट रखता है डायग्राम का, रीजन का, उस रीजन को आप शेडिंग करते हैं, बट दैट्स इट। ज्यादा दिमाग पे जोर ही मत डालना, और भी गम है एक तरह गम के से। तो बी और सी का इंटरसेक्शन ये होगा 7 9। अब इसका इंटरसेक्शन, इसका यूनियन लेना है ए के साथ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में यूनियन चाहिए होता है, तो ए के साथ इसका यूनियन निकालें। तो जब आप इस इंटरसेक्शन सी का यूनियन लेंगे ए के साथ तो ये सारे एलिमेंट आएंगे, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ए साइड लिखे हैं, बी इंटरसेक्शन सी लिखे हैं, फिर सारे एलिमेंट दोनों के लाइन से लिख दें, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आएंगे एलिमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस डायग्राम के अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं जिस जिस इलाके में मौजूद है उन इलाकों को आपने शेडिंग कर देनी है। समझ रहे बात को, तो देख लें यहाँ पे गौर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हिस्सा जो नजर आ रहा है ना, ये उन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है जो ऊपर लिखे हैं, सिर्फ इनको आपने शेडिंग दे दी है। बाकी ये जो पार्ट बचा सी और बी का 11 10 वाला, इसको नॉन शेडिंग रखा है। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। आइए राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम है, राइट हैंड साइड की डायग्राम देखें कैसे होगी। सॉल्विंग राइट हैंड साइड, इसमें पहले आपने क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है, फिर ए यूनियन सी, फिर इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन लीजिए, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, 1 से लेकर 10 तक आ गया। तो ए और बी के सर्किल को आपने शेड कर दिया, ये ए यूनियन बी निकाल लिया। मैं बार बार इस पर क्या बहस करूं आपसे। उसके बाद फिर ए यूनियन सी निकालना है, तो इसके अंदर ए और सी के सर्किल को शेड कर देंगे, इसमें भी कोई बहस की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों यूनियन का इंटरसेक्शन लेना है, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दोनों सेट्स का यूनियन का इंटरसेक्शन जब आप लेंगे तो ये एलिमेंट हासिल होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एलिमेंट आएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। तो इसका मतलब है कि दोनों डायग्राम का सिर्फ वो पार्ट सोल्व शेड होगा जिसके ये एलिमेंट ये सब है। समझ रहे बात को। तो 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9, बस इक्वेशन 2। तो देखिए सेट्स के एलिमेंट्स वही आ गए, कलर शेड वही आ गए। इससे क्या पता चला, वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी and a union B intersection A union C, right hand side और left hand side have same color shades and elements, so ये आपके सामने distributive property of union over intersection prove हो गई। आखिरी distributive law of intersection, अब ये उल्टा है उसका, distributive law of वो union था, ये distributive law of intersection है over union। एक आखिरी इसके साथ ही इंशाल्लाह ये वाइंड अप हो जाएगा, एक्सरसाइज 17.4 वाइंड अप होगी इंशाल्लाह। फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी, लॉ ये कहता है कि 3 सेट्स के लिए वैसे ही है, बस ये कि वहां जहां यूनियन था वहां इंटरसेक्शन आ जाएगा, जहां इंटरसेक्शन था वहां यूनियन आ जाएगा, ये पहचान है। इसका मतलब है कि बी और सी का यूनियन लें और जो जवाब है उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लें, या ए का बी और सी के साथ अलग अलग इंटरसेक्शन लें और जो जवाब आए उसका यूनियन ले लें, तो जवाब पे कोई असर नहीं पड़ता। तो यहां पे आपने क्या किया, इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बी और सी पर। नहीं समझे बात को, ए इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बी और सी पर ओवर यूनियन, इसलिए इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। आइए प्रूव करते हैं। सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में आपने ये हिस्सा नजर आ रहा है इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको पिक कर लें। इसमें पहले बी यूनियन सी जो है वो सॉल्व करेंगे, तो बी और सी का यूनियन ये निकलेगा, तो बी और सी के सर्किल को शेड करना है सिर्फ आपने, या इन एलिमेंट्स उस रीजन को शेड करना है जिसमें ये एलिमेंट्स मौजूद है। ये आपके सामने है, मैं इसको क्या डिस्कस करूं। 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 जो है सेट का हिस्सा नहीं है, लिहाजा ये रीजन शेड नहीं होगा। अब बी यूनियन सी निकाल लिया, अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लें। जब ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आएगा 4 5 6 7 8, क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए के साथ इंटरसेक्शन ले लीजिएगा 4 5 6 7 8। अब वो हिस्सा शेड कर दीजिए जो कि इन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है।
तो ये सर नजर आ रहा है आपको 4 5 6 7 8, सिर्फ ये पार्ट जो है इसको शेड कर दिए, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड निकल आई। अब राइट हैंड साइड चाहिए, सॉल्विंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी, फिर यूनियन, तब राइट हैंड साइड मुकम्मल हासिल होगी। पहले ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो 4 6 7 8, यानी ए और बी के दरमियान कॉमन एलिमेंट्स या ओवरलैपिंग पार्ट है 4 6 7 8 वाला, ये हो गया शेड। फिर ए इंटरसेक्शन सी में क्या करेंगे, ए और सी सेट के दरमियान जो ओवरलैपिंग पार्ट है वो सिर्फ शेड होगा, यानी 5 और 7, तो 5 और 7 को शेड कर दिया। अब इनका यूनियन लेना है स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का अब आप क्या लेंगे, यूनियन। जब यूनियन लेंगे तो आएगा 4 5 6 7 8, लिहाजा अब वो इलाका शेड किया जाएगा जिसके एलिमेंट 4 5 6 7 8 होंगे। तो 4 5 6 7 8, आप गौर से देखें इक्वेशन 1 के एलिमेंट वही हैं जो 2 के हैं, इक्वेशन 1 की वेन डायग्राम वही है जो इक्वेशन 2 की आई है, यस। तो वेन डायग्राम्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है वो सेम कलर शेड के साथ है, सेम एलिमेंट्स के साथ। तो इसके साथ ही ये प्रॉपर्टी जो आपकी प्रूव हो गई, और इसके साथ ही हम इस एक्सरसाइज का इख्तिताम एक खूबसूरत दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन। विश यू गुड लक, बजाय सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।